हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का वोल्केनो आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे। स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 का। रेगुलेटिंग एक्ट मींस द रेगुलेट करना, मींस द कंट्रोल करना। यहाँ पे कंपनी की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 एग्जिस्टेंस में आया। उस समय में पहली बार एग्जिस्टेंस में आया। कंपनी की एक्टिविटी को पहली बार रेगुलेट किया गया। इसके बिहाइंड में क्या ऐसा बैकग्राउंड में डेवलपमेंट हुए, क्यों इस तरीके के डिफरेंट डिफरेंट एक्ट हैं जो एग्जिस्टेंस में आते हैं, क्यों ये एक्ट एग्जिस्टेंस में आए, तो इन सभी के बारे में आज हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 का, तो इसका जो अगर मेजर गोल की अगर हम बात करें तो मेजर गोल यहाँ पे रेगुलेट करना था कंपनी के ऑपरेशन जो इंडिया के अंदर और इंग्लैंड के अंदर जो चल रहे हैं। कंपनी के जो भी ऑपरेशन हैं उनको यहाँ पे रेगुलेट करना था ब्रिटिश क्राउन के द्वारा, ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा। इसी वजह से डिफरेंट टाइप के जो रेगुलेटिंग एक्ट है हमको देखने को मिलते हैं। और रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 पहला एक ऐसा स्टेप था जिसके थ्रू कंपनी की एक्टिविटीज़ को यहाँ पे रेगुलेट किया गया। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स की या रेगुलेटिंग एक्ट क्या होते हैं इनके बारे में, तो स्टूडेंट्स रेगुलेटिंग एक्ट मींस द कंट्रोल करने से रिलेटेड जो एक्ट हैं, कंपनी की एक्टिविटी को यहाँ पे रेगुलेट करने से रिलेटेड हैं। आप देखिए कि कंपनी के डिफरेंट टाइप की सोशियो इकोनॉमिक पॉलिसी होती हैं, सोशियो कल्चरल पॉलिसी होती हैं, सोशियो पॉलिटिकल पॉलिसी होती हैं। तो उन्हीं सब पॉलिसीज़ का इम्प्लीमेंटेशन के लिए, उन्हीं सब पॉलिसीज़ को ग्रास रूट लेवल पे इम्प्लीमेंट करने के लिए अलग अलग तरीके के जो एक्ट हैं वो लाए जाते हैं। इन डिफरेंट टाइप के एक्ट्स के थ्रू कंपनी की जितनी भी पॉलिसी हैं, जो लार्जर पॉलिसी होती हैं, जो लार्जर गोल होता है कंपनी का, तो उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने के लिए डिफरेंट टाइप के जो एक्ट हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स, इसी वजह से अलग अलग टाइप के जो गोल हैं उनको अचीव करना है, उसके लिए इस तरीके के एक्ट लाए जाते हैं। या जो मेन मोटिव है कंपनी का, उसके लिए यहाँ पे ये एक्ट यहाँ पे लाए जाते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर हम बात करें रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 को जो लाया गया उसके बैकग्राउंड की, तो आप देखें कि स्टूडेंट्स 1757 के समय में हमको देखने को मिलता है कि बैटल ऑफ प्लासी होती है। 1764-65 के समय में बैटल ऑफ बक्सर है वो हमको देखने को मिलती है। तो बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर होने के बाद में जो 1773 का जो समय आया, उससे पहले कंपनी के द्वारा यहाँ पे कंपनी के अगेंस्ट में बहुत सारी जो बातें हैं, जो कंट्रोवर्सी हैं, वो स्टार्ट हो चुकी थी ब्रिटेन के अंदर में। इन्हीं कुछ कंट्रोवर्सी किसके अंदर कंपनी के द्वारा वहाँ पे लोन के लिए अप्लाई किया जाता है। तो जैसे ही कंपनी के द्वारा लोन के लिए अप्लाई किया गया, इस तरीके का जो रेगुलेटिंग एक्ट है ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर यहाँ पे प्रपोज किया गया। इसी के अलावा अगर हम देखें कि ब्रिटेन के अंदर जो सोशियो कल्चरल चेंजेज आते हैं, वहाँ पे वोटिंग राइट है उसको इंक्रीज़ किया जाता है, उसको रेज करने की कोशिश की जाती है। आप देखें कि उस समय में जो सभी लोगों को जो वोटिंग राइट का जो अधिकार है वो नहीं था ब्रिटेन के अंदर में। कुछ ऐसे लोग जो हायर यूनिवर्सिटीज़ से पास आउट हैं, कुछ ऐसे लोग जो एरिस्टोक्रेट हैं, कुछ ऐसे लोग जो रूलिंग क्लास से बिलोंग करते हैं, उन्हीं सब लोगों को यहाँ पे वोटिंग राइट का अधिकार था। तो इस वजह से वहाँ पे वोटिंग राइट है वो यहाँ पे रेज की जाती है, वोटिंग का जो अधिकार है उसको रेज किया जाता है। तो उसी के अगेंस्ट में आप देखिए कि जो कंपनी है, कंपनी के जो ऑफिशियल्स हैं, अगर हम उनके प्राइवेट अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें, तो उनकी जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो कंटिन्यू इंक्रीज हो रही थी। तो काफ़ी सारे कंपनी के जो ऑफिशियल्स हैं उनकी जो संख्या है एरिस्टोक्रेट में या रूलिंग क्लास में या प्रॉपर्टी वाली क्लास में, उनकी जो संख्या है वो कंटिन्यू इंक्रीज होने लगी। तो ये भी एक जेलियसी की वजह से, कॉमन पीपल्स की वहाँ पे जेलियसी की वजह से इस तरीके का जो एक्ट है वो लाया गया। आप देखिए कि रॉबर्ट क्लाइव जब इंडिया से गए थे तो काफ़ी सारी जो प्रॉपर्टी है वो लेके गए थे। रॉबर्ट क्लाइव वही पर्सन है जो बैटल ऑफ प्लासी और बक्सर के समय में कंपनी को लीड करते हैं। तो रॉबर्ट क्लाइव जब वहाँ पे जाते हैं तो काफ़ी सारी जो प्रॉपर्टी है जो उन्होंने इंडिया के अंदर बनाई थी उसको लेके गए। तो उनकी जो यहाँ पे जिस तरीके से उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी बनाई, तो इस वजह से जो ब्रिटेन के अंदर उनकी जेलियसी क्रिएट होती है। आप देखिए कि कंपनी के द्वारा एक पॉलिसी रखी गई थी, कंपनी के जो ऑफिशियल्स हैं उनकी जो सैलरी है काफ़ी यहाँ पे लो रखी गई।
और उनको यहाँ पे जो प्राइवेट ट्रेड है उसके लिए अलाउ किया गया कि आप अपना जो प्राइवेट ट्रेड है वो कर सकते हो, कि आप कंपनी का कोई भी यहाँ पे जो गुड्स हैं उनको यहाँ पे सेल कर सकते हो डिफरेंट मार्जिन के थ्रू। तो इस तरीके की जो एक्टिविटी है वो कंपनी का जो स्ट्रक्चर के अंदर रखी गई, स्ट्रक्चर के अंदर भी डिफेक्ट होने की वजह से हमको देखने को मिलता है कि कंपनी के जो ऑफिशियल्स हैं उनकी जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो कंटिन्यू इंक्रीज होती है। प्राइवेट प्रॉपर्टी इंक्रीज होने के साथ ही हमको देखने को मिलता है कि कंपनी यहाँ पे कंटिन्यू बैंकक्रप्ट होती गई, कंपनी यहाँ पे कंटिन्यू क्या होती गई, बैंकक्रप्ट। तो इसकी वजह से यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा इंटरवेन किया गया कि किस तरीके से इस तरीके की मिस गवर्नेंस हो रही है, किस तरीके से इस तरीके से जो मिस गवर्नेंस है वो हो रही है, कि किस तरीके से जो कंपनी के जो ऑफिशियल्स हैं वो यहाँ पे अपनी जो प्रॉपर्टी है वो कंटिन्यू बना रहे हैं। बट आप देखिए कि जो कंपनी है वो कंटिन्यू बैंकक्रप्ट है। कंपनी यहाँ पे जो डिफरेंट टाइप के जो वॉर हैं, जो यहाँ पे अगर हम बात करें कि अलग अलग तरीके की जो लड़ाइयाँ हैं उनके अंदर कंटिन्यू व्यस्त रहे, इसकी वजह से जो भी कंपनी है उसका जो काफ़ी सारा जो इकोनॉमिक लॉस होता है। कंपनी को यहाँ पे जो ट्रेडिंग राइट है ईस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर दे दी गई, ये भी यहाँ पे एक जेलियसी के रूप में वर्क करता है कि कंपनी का जो एरिया है वो कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है सब कॉन्टिनेंट से ईस्टर्न जो कंट्रीज़ हैं उनके अंदर दे दी गई उसको पावर। तो इस वजह से भी कंपनी को रेगुलेट करने की जो डिमांड है वो इंक्रीज होने लगी। और जो सोशियो कल्चरल चेंजेस हैं जो ब्रिटेन में उस समय में आ रहे थे, जो वहाँ पे जो एनलाइट मूवमेंट चलता है, तो उस वजह से हमको देखने को मिलता है कि कंपनी को रेगुलेट करने के लिए ऐसे काफ़ी सारे जो अगर हम बात करें लॉबिंग की गई ब्रिटेन के अंदर में। और इस तरीके से जो 1773 का ये जो कानून है वो आता है। 1773 के इस कानून के द्वारा कंपनी की जो एक्टिविटी हैं उनको यहाँ पे रेगुलेट किया गया। अगर हम बात करें स्टूडेंट 1773 के इस कानून की, तो ये एक पहला स्टेप था जिसके द्वारा ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा कंपनी के जो अफेयर्स हैं उनको रेगुलेट और कंट्रोल करने की कोशिश की गई। जिसके अंदर जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी जिसको 1600 के अंदर यहाँ पे अधिकार दिए गए कि केप ऑफ गुड होप के आप ईस्टर्न साइड में जाके अपना जो व्यापार है, जो ट्रेड है वो कर सकते हो, उसको यहाँ पे पहली बार रेगुलेट करने की कोशिश की गई 1773 के समय में। तो कंपनी के जो यहाँ पे जो अफेयर्स हैं उनको रेगुलेट करने का एक पहला स्टेप था जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा उठाया गया। अगर हम बात करें कि कंपनी का जो पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन है उनको यहाँ पे पहली बार रिकॉग्नाइज किया गया। पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन को पहली बार कंपनी के इन फंक्शंस को रिकॉग्नाइज किया गया पार्लियामेंट के द्वारा। और एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की जो यहाँ पे फाउंडेशन है उसको लेड किया गया। किस तरीके से लेड किया गया, आप देखिए कि उस समय में 3 प्रेसिडेंसी हैं वो रन किया करती थी, बॉम्बे, बंगाल और मद्रास। बॉम्बे, बंगाल और को यहाँ पे जो सबॉर्डिनेट है वो बना दिया गया, बंगाल का सबॉर्डिनेट यहाँ पे क्रिएट कर दिया गया। तो आप देखिए कि यहीं जो इक्वल हैं 3 लोग, उनमें से एक को यहाँ पे सुप्रीम बना दिया गया, 2 को उनका सबॉर्डिनेट बना दिया गया। और आप देखिए कि ये जो यहाँ पे जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की जो फाउंडेशन है वो जो लेड की गई है, जो रखी गई है, वो नींव यहाँ पे जो मैक्सिमा के अंदर पहुँचती है 1833 में, जब गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया क्रिएट किया जाता है और उसको कंप्लीट पावर दे दी जाती है। इंडिया के अंदर कंपनी का जो पोजीशन है उसके ऊपर में उसको सुप्रीम पावर दे दी जाती है। आप देखिए उसके बाद में यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन है उसकी पावर स्टार्ट होती है 1858 के समय में। 1858 में जो डिसेंट्रलाइजेशन है उसकी पावर स्टार्ट होगी और इसका जो मैक्सिमा है हमको 1937 के समय देखने को मिलेगा। जिस तरीके से जो प्रोविंस के अंदर इंडियन मिनिस्ट्री या हम बात करें जो इंडियंस की जो गवर्नमेंट है वो वहाँ पे एग्जिस्टेंस में आती है। स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर हम बात करें एक्ट के फीचर्स की, तो आप देखें कि जो प्राइवेट ट्रेड है जो कंपनी के ऑफिसर्स को अलाउ किया गया था, उसी प्राइवेट ट्रेड की वजह से कंपनी यहाँ पे कंटिन्यू बैंकक्रप्ट होती है। उसके ऑफिसर्स की जो सैलरी है, जो प्रॉपर्टी है, वो कंटिन्यू यहाँ पे सैलरी नहीं स्टूडेंट्स, उनकी जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो कंटिन्यू इंक्रीज होती है। तो सबसे पहले इसी एक्ट को यहाँ पे प्रोहिबिट किया गया कि जो सर्वेंट हैं, कंपनी के जो लोग हैं, जो काम करने वाले हैं, किसी भी प्राइवेट ट्रेड के अंदर इंगेज नहीं होंगे।
इसके अलावा प्रेजेंट और ब्राइब हैं, जो नेटिव पीपल उनको प्रेजेंट और ब्राइब देते हैं उसको भी वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो ये इस एक्ट के थ्रू लाया गया। आप देखिए कि गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया। उसके साथ साथ 4 मेंबर्स की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसको ऐड किया गया। गवर्नर को यहाँ पे वीटो पावर नहीं थी। बाद में इसके अंदर कुछ रिफॉर्म लाए गए थे 1781 के समय में, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब अगर हम बात करें इनिशियल फेज़ की, तो गवर्नर को यहाँ पे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल क्रिएट किया गया और उसके साथ में 4 मेंबर्स वहाँ पे ऐड किए गए। आप देखें कि जो गवर्नर की एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, इन्हीं काउंसिल्स में जो इंडियंस जब यहाँ पे एजुकेटेड होते हैं, हम लोग जब एजुकेटेड हुए तो हमारे लोगों के द्वारा वहाँ पे डिमांड की जाती है कि हम लोगों को प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन दीजिए। आप देखिए कि वावेल प्लान के समय में 1945 जब हमारा लास्ट फेज होता है इंडिपेंडेंस का, तो उसी समय में डिमांड की गई थी कि सभी इंडियंस को रिप्रेजेंटेशन दिया जाए एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। तो इन्हीं काउंसिल के रिफॉर्म्स के लिए काफ़ी सारे जो काउंसिल एक्ट हैं वो हमको लेटर फेज में देखने को मिलेंगे, उनके बारे में हम बाद में रीड करेंगे। तो ये पहला गवर्नर जनरल की 4 मेंबर्स की एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई। गवर्नर को यहाँ पे वीटो पावर नहीं था। 4 मेंबर्स यहाँ पे अपॉइंट किए जाते थे पार्लियामेंट के द्वारा, और आप देखिए कि यहाँ पे मेजॉरिटी के थ्रू जो डिसीजन है वो लिए जाते थे। पहले ऐसे गवर्नर जनरल जो बनते हैं बंगाल के, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स पहले ऐसे गवर्नर जनरल बनते हैं। जो बॉम्बे और मद्रास की जो प्रेसिडेंसी हैं उनको यहाँ पे क्या बना दिया गया, सबॉर्डिनेट बना दिया गया बंगाल के। पहले तीनों की तीनों जो प्रेसिडेंसी हैं वो यहाँ पे इंडिपेंडेंट थी, इक्वल हुआ करती थी। आप देखिए कि जिस सेम क्लास के अंदर आप रीड करते हो उन्हीं के अंदर कोई एग्ज़ाम क्लियर करके आईएएस बन जाता है, तो इसी तरीके से सेम इक्वल तीनों प्रेसिडेंट्स इक्वल हुआ करती थी। एक को यहाँ पे गवर्नर जनरल या हायर अथॉरिटी क्रिएट कर दिया गया, और इसका जो इम्प्लीमेंटेशन हमको यहाँ पे एंग्लो मराठा वॉर के समय देखने को मिलता है। कि आप देखिए कि जब एंग्लो मराठा वॉर हो रही थी उस समय में एक ट्रीटी होती है, हमको वैसे भी कॉलोनियल एरा में या ब्रिटिश रूल के समय हमको देखने को मिलेगा कि बहुत सारी यहाँ पे वॉर होंगी, वॉर के बाद में ट्रीटी होंगी। तो वॉर एंड ट्रीटीज आर द अल्टीमेट क्रक्स ऑफ द कॉलोनियल रूल, या इनका अगर हम बात करें जो एक्सपेंशन इन्होंने किया था ब्रिटिश एरा के समय में, उसका अल्टीमेट रूल है, वहाँ पे अल्टीमेट क्रक्स है। तो यहाँ पे हमको देखने को मिलता है कि ट्रीटी ऑफ सूरत है वो देखने को मिलती है एंग्लो मराठा वॉर के बाद में। बट यहाँ पे बॉम्बे प्रेसिडेंसी है वो सबॉर्डिनेट हो चुकी थी। उसके बाद में हमको काफ़ी सारी ट्रीटी देखने को मिलती हैं, और लास्ट में जो ट्रीटी ऑफ सलबाई है वो यहाँ पे बंगाल की जो प्रेसिडेंसी है उसका यहाँ पे लीडरशिप में साइन होती है, ट्रीटी ऑफ सलबाई। तो ये आप देखिए कि इस तरीके से यहाँ पे जो एक्ट लाया गया उसका यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन हमको देखने को मिलता है। इसके अलावा आप देखिए कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसको इस्टेब्लिश किया गया कोलकाता के अंदर में। कैलकाटा के अंदर एक चीफ जस्टिस और 3 अदर जज वहाँ पे अपॉइंट किए गए, बट प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं था सुप्रीम कोर्ट का वहाँ पे। तो आप देखिए यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट है उसको इस्टेब्लिश किया गया है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि कैलकाटा में सुप्रीम कोर्ट को इस्टेब्लिश किया गया है। ब्रिटिश गवर्नमेंट का कंपनी के ऊपर जो कंट्रोल था उसको यहाँ पे एक स्ट्रेंथन किया गया है, उसको यहाँ पे कंट्रोल को ज़्यादा यहाँ पे इंक्रीज किया गया है। आप देखिए कि कंपनी के जो सिविल हैं, रेवेन्यू हैं या मिलिट्री अफेयर्स हैं, उनसे रिलेटेड जो रिपोर्ट है वो कंपनी को देनी पड़ती थी। तो इस तरीके के कुछ चेंजेज हैं वो इस एक्ट के थ्रू लाने की कोशिश की गई है, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके बैकग्राउंड के बारे में हमने देखा कि क्या उस समय बैकग्राउंड था, किस तरीके से मिस गवर्नेंस उस समय में रनिंग फेज में थी, उसको वहाँ पे रिड्यूस करने के लिए इस तरीके का जो रेगुलेटिंग एक्ट है, जो कंट्रोलिंग एक्ट है वो लाया गया। उसके बारे में हमने स्टूडेंट्स इसके बारे में देखा। हम इसी तरीके से सभी एक्ट्स को कवर करेंगे जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं, तो आप कंटिन्यू हमारे से बने रहिए। तो स्टूडेंट्स ये हमारे रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के बारे में है। नेक्स्ट क्लास में हम पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में रीड करेंगे कि उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था, किस तरीके से जो चेंजेस हैं जो लाने की कोशिश की गई पिट्स इंडिया एक्ट के थ्रू, और क्या क्या ऐसे इंपॉर्टेंट प्रोविज़न हैं पिट्स इंडिया एक्ट के, तो उनके बारे में हम यहाँ पे नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।